सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते ही हैं कि अब आप लोगों का आ चुका है, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है कि आपका फॉर्म्स निकल चुके हैं। डेट अभी तक नहीं पता है, बट बहुत जल्द वो भी पता चल जाएगी। बट दैट इज श्योर कि अब नज़दीक है एग्जाम बहुत ज़्यादा, बिकॉज फॉर्म हमारे सामने आ चुके हैं NTUGC नेट के। तो गाइज आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका पेपर टू मैनेजमेंट यूनिट 10 का एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इंटरप्रेन्योरशिप वी हैव ऑलरेडी डन विद, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप हम देखने वाले हैं कि ये आखिर कौन होते हैं और ये किस लिए ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पॉर्टेंट है, इनका क्या रोल है और इंटरप्रेन्योरशिप से ये किस तरह से डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि who is entrepreneur, characteristics, process and what is the basic difference between the entrepreneur and entrepreneur। ठीक है, ये सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हुए हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा भी सारी यूनिट ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट है, तो जिनको आप देखना चाहते हो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारे अपडेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप? हम सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक फिनोमिना होता है ऑफ एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को एक पावर प्रोवाइड करना, जिससे कि उनकी उस पावर, अगर आप किसी को मौका ही नहीं दोगे तो सामने वाला आपको कभी भी इनिशिएटिव नहीं दिखाएगा, अपने इनोवेटिव आइडिया शेयर नहीं करेगा। वही एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक तरह का फिनोमिना है, एक तरह का ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बताए, जिससे कि उनकी उस इनोवेटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करके बेनिफिट जो है वो लिया जा सके। तो प्रॉफिट मेकिंग बेसिकली इसका मेन फंडा है कि प्रॉफिट मेकिंग मॉडल्स यहाँ पर बिजनेस के लिए क्रिएट किया जाता है और वो उनके उन इनोवेटिव आइडिया से किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस जिससे उनको इनकरेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि वो सामने आए और अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करें। तो द ऑर्गेनाइजेशन वुड बियर द एसोसिएटेड रिस्क। इसमें ऑर्गेनाइजेशन उनको बहुत फायदा भी देती है, क्योंकि जब वो आइडिया देता है तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो आइडिया फिजिबल लगता है तो सामने वाले के आइडिया को प्रेफर कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं यार, ये आइडिया जो है वो सही नहीं लग रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसको मना भी कर सकती है। तो जितना भी जो रिस्क होता है इस केस में, जब उस आइडिया को फिजिबिलिटी में लाने के लिए, तो ये पूरा रिस्क जो रहता है वो सारा की सारा रिस्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बेयर करती है। ठीक है, जो भी रिस्क है, जो भी लॉस है, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर का प्रोजेक्ट फेल होता है तो इट शुड बी इट शुड बी नहीं, एक्चुअली इट बेयर बाय दी आपका ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा की पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेयर करती है। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट अगर होता है तो वो इसका भी होगा प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो लॉस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी का होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड दिस। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। मतलब एक तरह से तो वो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर कर रहा है, बट साथ ही साथ कुछ क्वालिटी उसके अंदर जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बनने की भी वहां पर दिखती है। तो इस तरह का अगर कोई यहाँ पर क्रिएशन क्रिएट होता है तो दैट इज बिकम द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर आपका ये एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जो एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, डेवलप करता है, अपने आइडिया को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक अप लेवल तक पहुंच सके। सो एक एन एंटरप्रेन्योर हम ये कह सकते हैं वो पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, इनोवेटिव न्यू आइडियाज को लेकर आता है प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए, और साथ ही साथ कोई नया इन्वेंशन लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही साथ एक इंटरप्रेन्योर जो रहता है वो एक इंडिविजुअल होता है जो थिंक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, बट सभी के पास इनोवेटिव आइडियाज तो नहीं है। इस पर्सन के पास वो इनोवेटिव आइडिया आया और उसने क्या किया, अपने उस लीडरशिप क्वालिटी को, अपना उस इनोवेटिव आइडियाज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताया। सो दैट मीन्स कि ये वो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पर्सन जो अपने आइडियाज को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, आइडियाज को बता रहा है, जिससे कि
ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ इंट्राप्रेन्योर। उस पर्सन को इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए बोला गया है कि थे तो एम्प्लॉयज बहुत सारे, लेकिन आइडिया सिर्फ यही बंदा लेकर आया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंट्राप्रेन्योर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ क्वालिटी इंटरप्रेन्योर की मौजूद होती है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, तो इसलिए ये जो है वो इंट्राप्रेन्योर है। ये मान लीजिए ये आपका इंटरप्रेन्योर है और इसके अंदर काम करने वाला आपका इंट्राप्रेन्योर है। ठीक है, कंपनी का मैनेजर जो है या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इस पोजीशन को ले सकता है, वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है अपने उस आइडिया को देकर, जिस आइडिया से कंपनी को बेनिफिट होता है और कंपनी उसको एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकती है। क्लियर हुआ व्हाट इज द इंट्राप्रेन्योर। कभी भी कंफ्यूज मत होना, इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में ये दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है, इंटरप्रेन्योर की क्वालिटी हो सकती है, बट इंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने आप में कंपनी का बॉस ऑलरेडी रहता है। नाउ हियर इज अ डिफरेंस, हम यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखते हैं, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये इंट्राप्रेन्योर और ये आपके इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो आपके होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं, क्योंकि कंपनी उनकी है, पैसा उनके पास है, उनके पास सारी फ्रीडम मौजूद होती है। उन्हें किसी भी एक ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। कंपनी का जितना भी रिसोर्सेज है वो कहीं से भी वो रिसोर्स को लेकर आ सकते हैं, बिकॉज दे हैव द मनी, दे हैव द पावर। वो ही अपने आप में एक पूरी क्वालिटी रखता है। लेकिन हाँ, इसके पास भी एक मेन चैलेंज होता है, वो ये कि इसको अपने मार्केट के बारे में पता होना चाहिए और क्रेडिटेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक कहाँ से इसके पास मार्केट में कैसे इसकी कंपनी ग्रो कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग ही शुड नो अबाउट इट। वही अगर मैं इंट्राप्रेन्योर की बात करूं तो ये एक वैल्यू क्रिएटर होता है। ठीक है, दूसरा लेस एजुकेशन रिस्क, दैट मीन्स कि इसने अगर उस प्रोजेक्ट को आइडिया को इसने फिजिबल कंडीशन में लेकर भी आ गया तो इसको और कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क जो है वो सारा की सारा इंटरप्रेन्योर लेगा। कंपनी रिसोर्सेज, इसके पास कोई नहीं होता है, ये कंपनी के रिसोर्सेज के बेसिस पर सारा काम करता है। और इसके लिए जो मेन चैलेंज है दैट इज द कंपनी कल्चर। कंपनी का कल्चर किस तरह का है, दे प्रेफर एंटरप्रेन्योर और नॉट, दे वो उनके आइडियाज को लाइक वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर। साथ ही साथ एक और चीज होती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसा हमने कहा कि इंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया देता है, और आइडिया जब वो देता है तो उस समय पर अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है तो वो आपका इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर दोनों को बराबर मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अगर कभी लॉस हो जाता है उस प्रोजेक्ट में, तो वो लॉस जो है वो सारा की सारा सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो है वो बेयर करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉस बेयर नहीं करना पड़ता, मतलब इसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। नाउ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेटिव अप्रोच, रिस्टोरेशन कॉन्सेप्ट, mutual benefit, calculated risk, no investment by the entrepreneur and the profit sharing agreement। जो मैंने भी आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताई थी वही यहाँ पर भी है। जैसे कि इंटरप्रेन्योर के थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट इनके बीच में होगा कि अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो दोनों के बीच में शेयर होगा। चलिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन, entrepreneurship promote the team with the people of the different genders, age groups, cultures and the field। what is the meaning of diversification? diversification का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जेंडर्स के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट कल्चर्स के पर्संस मौजूद होते हैं। तो ये इंटरप्रेन्योर जो होता है यहाँ पर प्रमोट टीम, यहाँ पर ये इसको प्रमोट करता है कि जितने भी पर्सन इनके साथ है वो सब इसके साथ जुड़कर इसके प्रोजेक्ट को हेल्प करें। इनोवेटिव अप्रोच, बिकॉज यहाँ पर क्रिएटिविटी और क्रिएटिव इनिशिएटिव को हमेशा सपोर्ट किया जाता है। और जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो बेसिकली कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं, जो कंपनी के और खुद के प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं।
रिस्टोरेशन कॉन्सेप्ट, एक इंटरप्रेन्योर जो रहता है ये एट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो ऑलरेडी कंपनी आपकी एग्जिस्ट है उस कंपनी में प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए या सर्विस या मेथड या परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग, कुछ ऐड ऑन करता है, ये वैल्यू को ऐड करता है। जो वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ नयापन लेकर आता है, कुछ न्यू कंसेप्ट ये जो है ये लेकर आ रहा है प्रीवियस वन में। जो भी आपका प्रीवियस है उस प्रीवियस में न्यू कंसेप्ट को ये ऐड कर रहा है, तो दे ऐड वैल्यूज। ये क्या करते हैं, रीस्टोरेशन कॉन्सेप्ट मतलब जो भी आपका कंसेप्ट है उसको एक नए तरीके से लेकर आ रहे हैं या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। दैट इज बेसिकली दी इंटरप्रेन्योर। म्यूचुअल बेनिफिट, यहाँ पर ये जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है इसमें एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट मिलती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलता है, वहीं कंपनी को इसमें एक ग्रो मिलता है, परफॉर्मेंस मिलती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दोनों का ही यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, आपके एम्प्लॉय का भी, यानी कि वो एम्प्लॉय जो कि कौन बन चुका है, इंटरप्रेन्योर बन चुका है, और साथ ही साथ आपके इंटरप्रेन्योर यानी कि आपकी कंपनी का जो मालिक है उसको, दोनों को ही यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। कैलकुलेटेड रिस्क, द रिस्क इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट इज अ वेल एनालाइज एंड प्लान बिफोर इट इज ऑन बोर्ड। देखो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने इस प्रोजेक्ट को दिया है और कंपनी इसको बेयर करना चाहती है, तो पहले ही जितना भी रिस्क है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस सब की कैलकुलेशन पहले ही माइंड में कर ली जाती है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को सामने लाया जाता है। नो इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना है, बट उसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, उसे एक सिंगल पैसा वहां पर बेयर नहीं करना है। सारा की सारा पैसा जो होता है, सारा की सारा फंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होगा। ही इज ओनली गिव द आइडिया, ये सिर्फ जो है वो आइडिया देता है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, कि अगर कभी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जो है वो म्यूचुअली दोनों में ही बटेगा, एम्प्लॉय में और कंपनी में, लेकिन अगर लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होगा, एम्प्लॉय का, इसका एंटरप्रेन्योर का नहीं होगा। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसा अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, एक नए मार्केट में एंटर करने के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, बिकॉज एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आ सकता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इंक्रीज होती है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय फील लाइक कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी फैमिली है और वो उसके लिए कुछ अच्छा सोचता है, तो दैट मीन्स कि वो फुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट होता है कंपनी के साथ में वो उसका बढ़ जाता है। ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, उसके आइडियाज क्या क्या है, कितनी उसकी फिजिबिलिटी है और क्या क्या वो सोच सकता है, उस सब को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर इनको प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू दे गेट द मोर इकोनॉमिक वैल्यूज, तो इनको जितने भी आपके जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है जो उसको ज्यादा स्टेबल करने में मदद करती है। और वहीं इनोवेटिव ग्रोथ, उनके जो आइडियाज है उस आइडिया का इनोवेशन जो है, मतलब वो जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो मार्केट में लॉन्च होता है, तो दैट मीन्स कि उनकी खुद की क्रिएटिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं, नए मार्केट में एंटर करने में मदद मिलता है, मोरल बढ़ जाता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाती है और ग्रोथ करने के लिए नए नए चांसेस मिल जाते हैं। तो दे आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने देखा डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स। नाउ द प्रोसेस, बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले इनवाइट द आइडिया फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो भी हमारा एम्प्लॉय है जिसने बताया है कि हम उसके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को स्वागत करते हैं, कंपनी उसके आइडिया को सुनती है। फिर मैच द आइडिया विथ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया, जो उसने अपना आइडिया बताया क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही है या नहीं है, उसको चेकआउट करना। फिर फर्दर एग्जामिन द आइडियाज, उस के जितने भी जो और ज्यादा जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना और उसके बारे में सोचना। फिर जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको समझ के आगे की तरफ बढ़ना। फिर एक शॉर्ट एनालिसिस करना जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वो सारी कुछ देखोगे आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पर्टिकुलर जब आप उस आइडिया को लेकर आना चाह रहे हो उस बारे में। देन डिजाइन एंड पिच द आइडिया टू मेक अ वर्केबल, उसके बाद आप उस आइडिया को वर्केबल कंडीशन में लेकर आते हो।
सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये एक एम्प्लॉय था, इसने उस आइडिया को दिया, उस आइडिया को ये देखा गया कि क्या वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से सही है या नहीं है। अगर वो सही होता है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, उस आइडिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में डिटेल हासिल करते हैं, एंड देन फिर आप उस आइडिया को वर्केबल कंडीशन में लेकर आ जाते हो। तो दैट इज बेसिकली द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। ये आपकी पूरी की पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की एक छोटी सी प्रोसेस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यही था आपका एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली, कि वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दिस इज द कंडीशंस, तो बताइए कि इस कंडीशन में वो कौन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा या एंटरप्रेन्योर होगा। तो इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं। टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।